हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम कवर कर रहे हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड 25 एमसीक्यू की वीडियो सीरीज। इस वीडियो सीरीज में 10 वीडियोज हैं जो यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के सभी 10 यूनिट को कवर करेगा। आज की पहली वीडियो हम लोग पॉलिटिकल थ्योरी के एमसीक्यू देखेंगे। इस सीरीज की मदद से आपके सिलेबस का रिवीजन फास्ट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग थिंकर्स डिफाइन फ्रीडम एज ए नॉन इंटरफेरेंस एंड कंसीडर द एम ऑफ पब्लिक पॉलिसी टू मिटिगेट अवॉइडेबल सफरिंग ऑफ द पीपल रेदर देन प्रमोट हैप्पीनेस। इनमें से किस थिंकर ने फ्रीडम्स को डिफाइन किया है एज ए नॉन इंटरफेरेंस के रूप में, और साथ साथ कंसीडर करते हैं कि जो पब्लिक पॉलिसी का एम होना चाहिए वो केवल हैप्पीनेस को प्रमोट करने के नहीं होना चाहिए, बल्कि मिटिगेट करना चाहिए जो सफरिंग होती है लोगों के जीवन में उसको। तो ये विचार हैं कार्ल पापर के। ठीक है। तो कार्ल पापर डिफाइन करते हैं फ्रीडम को एज ए नॉन इंटरफेरेंस, साथ साथ ये पॉलिसी का जो एम बताते हैं, मानते हैं जो पब्लिक पॉलिसी है उसका एम होना चाहिए लोगों के जीवन में जो सफरिंग है उसको अवॉइड करना। पापर अपने कंट्रीब्यूशंस के लिए जाने जाते हैं फिलॉसफी ऑफ साइंस में, साथ साथ ये एडवोकेट करते हैं, एडवोकेसी करते हैं, ओपन सोसाइटी की वकालत करते हैं। इनके इंपॉर्टेंट जो पॉलिटिकल टेक्स्ट रहे हैं वो भी याद रखिएगा और इनका पब्लिकेशन ईयर भी याद रखिएगा। ये है, पहला है पॉवर्टी ऑफ हिस्टोरिसिज्म जो 1944 में लिखते हैं, और दूसरी है इनकी ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमी जो 1945 में पब्लिश होती है। ये टोटलिटेरियन जो व्यूज है उसका भी क्रिटिक करते हैं और डिफेंस करते हैं फ्रीडम को, इंडिविजुअलिज्म को, डेमोक्रेसी को और ओपन सोसाइटी की वकालत करते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द फिलोसफी ऑफ जेएस मिल। तो द फिलोसफी ऑफ जेएस मिल जो पुस्तक है इसके ऑथर कौन है, तो याद रखिएगा आरपी अनुश हैं इसके लेखक। तो आरपी अनुश जो है तो ऑथर हैं फिलोसफी ऑफ जेएस मिल जो पुस्तक है इसकी। ये बुक है, ये प्रोवाइड करती है कंप्रिहेंसिव एनालिसिस जो फिलोसफिकल आइडियाज हैं जेएस मिल के, यानी जॉस स्टुअर्ट मिल के। जॉन स्टुअर्ट मिल 19th सेंचुरी के ब्रिटिश फिलोसफर रहते हैं। मिल अपना व्यू देते हैं यूटिलिटेरियन पर, लिबर्टी पर, पॉलिटिकल फिलोसफी को पर, और इस बुक के माध्यम से इन सभी का क्रिटिकल एग्जामिनेशन किया जाता है जो जेएस मिल का कंट्रीब्यूशन है इथिक्स में, इकोनॉमिक्स में और पॉलिटिकल थ्योरी में, उस सब का एग्जामिनेशन, क्रिटिकल एग्जामिनेशन किया जाता है इस बुक के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब फ्रीडम एज द साइलेंस ऑफ लॉज। तो इनमें से कौन से थिंकर्स हैं जो फ्रीडम्स को एज अ साइलेंस ऑफ लॉ के रूप में बताते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड है, थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स फ्रेज देते हैं फ्रीडम एज द साइलेंस ऑफ लॉ, जो एट्रीब्यूट करता है थॉमस हॉब्स के विचार को। इसमें हॉब्स का मानना है कि जब अब्सेंस ऑफ लॉ होता है, यानी किसी भी नियम की अनुपस्थित होती है, उसमें इंडिविजुअल्स के पास नेचुरल फ्रीडम होती है कुछ भी करने की। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग कैटिस्टिगेट इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एज ए टैडपोल फिलॉसफी। तो इनमें से कौन से थिंकर हैं जो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज को टैडपोल फिलॉसफी के रूप में बताते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 होगा, आर एस ताने। तो आर एस ताने जो है तो टर्म देते हैं टैडपोल फिलॉसफी का, जो इन द रेफरेंस यूज किया जाता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज के लिए। वो इसको एज ए मेटाफर के रूप में यूज करते हैं, जिसमें वो क्रिटिक करते हैं इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज का जो नोशंस है उसको, और सजेस्ट करते हैं इसमें से कुछ ही लोगों को सक्सेस होने के लिए अलाउ किया जाता है, जो एडवांस पोजीशंस पे होते हैं उन्हीं के लिए, जो इनिशियल स्टेज में होते हैं उन्हें इसमें सक्सेस नहीं मिलती है। तो इस प्रकार ये जो इनिशियल स्टेज में होते हैं उनको टैडपोल के रूप में यूज करते हैं, और जो एडवांस स्टेज में होते हैं, एडवांस लेवल में होते हैं, एडवांस अपॉर्चुनिटी जिनके पास होती है उनको फ्रॉग के रूप में यूज करते हैं। तो इस प्रकार इनके अगर मेटाफर को देखा जाए तो टैडपोल जो है तो रिप्रेजेंट करता है एक इंडिविजुअल्स को जो स्टार्टिंग पॉइंट पे है, जिसके पास लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज होती हैं। वहीं पर जो फ्रॉग होता है वो सिंबलाइज करता है उन कुछ सक्सेसफुल लोगों के लिए जो हायर पोजीशंस पे होते हैं, और ये अपनी एबिलिटी और कैरेक्टर्स के बल पर ये सफल हो जाते हैं जीवन पे। तो आर एस तैनवे जो है तो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज को टैडपोल फिलॉसफी के रूप में देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज गिवन द आर्गुमेंट दैट एनी थ्योरी ऑफ जस्टिस विच इज साइलेंट अबाउट द इनइक्वालिटीज विद इन द फैमिली इज इनकम्प्लीट वन। तो इनमें से कौन से जो थिंकर्स हैं उनका मानना है कि ऐसी कोई भी जो थ्योरी ऑफ जस्टिस जो साइलेंट होती है, जो विद इन द फैमिली के अंदर इनइक्वालिटीज पाई जाती है उसमें, तो वो उसको इनकम्प्लीट के रूप में बताते हैं। ये हैं सुसान मोलर ओकिन जो फेमिनिस्ट फिलोसफर हैं। तो सुसान मोलर ओकिन आर्ग्यू करती हैं कि ऐसी कोई भी थ्योरी जो साइलेंट रहती है, इनइक्वालिटीज जो विद इन द फैमिली के अंदर पाई जाती है उसको वो इनकम्प्लीट बताती हैं। ये प्रोमिनेंट फेमिनिस्ट फिलोसफर हैं और पॉलिटिकल थ्योरिस्ट भी हैं। इनका आर्ग्यू करना है कि जितनी भी ट्रेडिशनल जो थ्योरीज हैं जस्टिस की, वो ओवरलुक करती हैं जो जेंडर का डिवीजन होता है लेबर्स का और पावर का जो डायनामिक पाया जाता है फैमिली के अंदर, वो सभी को ये ओवरलुक करते हैं, उसको ध्यान नहीं देते, उसको एड्रेस नहीं करती, जिससे जो तो इनइक्वालिटीज फैमिली के अंदर लगातार बनी रहती है। ये अपनी जो फेमस बुक लिखते हैं 1989 में पब्लिश होती है, जस्टिस जेंडर और फैमिली। तो याद रखिएगा, एग्जाम्स में इसको पूछा भी जाता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुज आइडियाज आर समटाइम रेफर एट द मैनचेस्टर लिबरलिज्म। तो इनमें से किसके जो आइडियाज हैं उनको मैनचेस्टर लिबरलिज्म के रूप में जो तो रेफर किया जाता है। तो इसमें रिचर्ड कोबडेन और जॉन जो ब्राइट हैं, इन दोनों के आइडियाज को मैनचेस्टर लिबरलिज्म के रूप में रेफर किया जाता है, क्योंकि इन्होंने मैनचेस्टर स्कूल ऑफ इकोनॉमी के ये थिंकर्स रहते हैं। इस कारण इसको इनके जो थॉट्स हैं, आइडियाज हैं, उनको मैनचेस्टर लिबरलिज्म के रूप में रेफर किया जाता है। ये जो मैनचेस्टर लिबरलिज्म है, ये फिलॉसफी एडवोकेट करती है फ्री ट्रेड के लिए, मिनिमम गवर्नमेंट इंटरवेंशंस के लिए और लेसेस फेरी की जो इकोनॉमी है और इंटरनेशनल पीस के लिए भी बात करते हैं। इन दोनों के जो आइडियाज हैं, इन्होंने प्रमोट किए हैं अपने आइडियाज के माध्यम से फ्री ट्रेड की पॉलिसीज को, जिसकी वजह से कॉर्न लॉज जो थे वो 1846 में रिपील कर दिया जाता है ब्रिटेन में, ठीक ना। इनके जो अप्रोच हैं, ये इकोनॉमिक फ्रीडम्स की बात करते हैं। इनका बिलीव है फ्रीडम, जो इकोनॉमिक फ्रीडम्स है वो लीड करती है प्रॉस्पेरिटी को, और साथ साथ जो इंटरनेशनल रिलेशंस में हार्मोनी है, सौहार्द है, उसको भी बना के रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड टैक्सेशन इक्वल फोर्स्ड। तो इनमें से कौन से थिंकर हैं जो टैक्स को फोर्स लेबर्स के बराबर मानते हैं, ठीक ना। तो ये रॉबर्ट नाजिक के विचार हैं, ठीक ना। रॉबर्ट नाजिक एक लिबर्टेरियन फिलोसफर हैं। वो आर्ग्यू करते हैं कि जो टैक्सेशन होता है वो फोर्स लेबर के बराबर होता है, और ये जो आर्गुमेंट है वो अपनी पुस्तक एनार्की स्टेट और यूटोपिया में देते हैं। वो कहते हैं कि जो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टैक्सेशन होता है वो वायलेशन होता है इंडिविजुअल्स के राइट का, जिसमें एक किसी भी व्यक्ति को, इंडिविजुअल्स को कंपेल किया जाता है, फोर्स किया जाता है कि वो दूसरों के बेनिफिट्स के लिए काम करे, और इसमें उसका कोई भी कंसेंट नहीं लिया जाता। तो इस प्रकार उसको वो फोर्स लेबर्स के रूप में देखते हैं। रॉबर्ट नाजिक तो मिनिमल स्टेट इंटरवेंशंस की बात करते हैं, जिसमें वो प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं इंडिविजुअल्स के राइट को, प्रॉपर्टी को और कॉन्ट्रैक्ट को। नाजिक की जो फिलॉसफी है वो अपोज करती है जॉन रॉल्स की जो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है, उसका वो विरोध करते हैं, और वो इंडिविजुअल लिबर्टी पर फोकस करते हैं, ना कि इक्वलिटी पर। वहीं पर जो रॉल्स है वो सपोर्ट करते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन को, और इंश्योर करते हैं कि जो जस्टिस हो एज ए फेयरनेस के रूप में हो। उनका जो प्रिंसिपल्स रहता है वो डिफरेंस प्रिंसिपल्स के आधार पर जस्टिस एज ए फेयरनेस का अपना कॉन्सेप्ट देते हैं। वहीं पर जो हेयक है वो क्रिटिसाइज करते हैं एक्सटेंसिव गवर्नमेंट जो इंटरवेंशन होता है उसको, लेकिन ये इक्वेट नहीं करते टैक्सेशन को फोर्स ला के बराबर। वहीं पर जॉन इजिया जो बर्लिन है, वो जाने जाते हैं अपने जो पॉजिटिव और निगेटिव लिबर्टी के बीच डिस्टिंक्शन करते हैं, अंतर बताते हैं उसके लिए। लिबर्टेरियन जो फिलॉसफी होती है वो एम्फेसिस करती है सेल्फ ओनरशिप पे, प्रॉपर्टी राइट की बात करती है और मिनिमल स्टेट गवर्नमेंट की बात करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एसोसिएशंस ऑफ सिविल सोसाइटी में नीड टू बी रिफॉर्म्ड इन द लाइट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ सिटीजनशिप। माइकल वार्जल कॉल हिज व्यू। माइकल वार्जल जो है तो कहते हैं कि जो एसोसिएशंस ऑफ द सिविल सोसाइटी है उसको रिफॉर्म करना चाहिए जो सिटीजनशिप के प्रिंसिपल्स हैं उसके आधार पे, और इस व्यू को वो क्या नाम देते हैं, उस व्यू को नाम देते हैं वो क्रिटिकल एसोसिएशनिज्म,
ठीक ना। तो याद रखिएगा माइकल वार्जर जो है तो अपने जो व्यू हैं जिसमें वो रिफॉर्म करने की बात करते हैं सिविल सोसाइटी को, प्रिंसिपल्स ऑफ द सिटीजनशिप के आधार पे उसको नाम देते हैं वो क्रिटिकल एसोसिएशनिज्म। वो क्रूशियल मानते हैं किसी भी एसोसिएशंस को स्टेट्स के लिए, लेकिन उसका वो क्रिटिसिज्म भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्मिनोलॉजी जैक्सोनियन डेमोक्रेसी रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो आपको बताना है जो जैक्सोनियन डेमोक्रेसी टर्म है ये किस कंट्री से रिलेटेड है। तो ये रिलेटेड है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जो जैक्सोनियन डेमोक्रेसी टर्म है ये अमेरिका के सेवंथ जो प्रेसिडेंट थे, यूएस के प्रेसिडेंट एंड्रू जैक्सन, इनके नाम पे पड़ा था। और ये जो नेशनल डोमिनेंट पॉलिटिकल वर्ल्ड व्यू बन गया था उस जनरेशन में। ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से रिलेटेड है। ये 19th सेंचुरी की पॉलिटिकल फिलॉसफी को रेफर करता है जिसमें सफ्रेज दिया जाने की बात करती है, 20 ईयर से ऊपर के जितने भी मेंस हैं उनको, और साथ साथ रीस्ट्रक्चर्स किया जाता है इस फिलॉसफी के अंतर्गत नंबर ऑफ फेडरल इंस्टीट्यूशंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यू लिबरलिज्म डज नॉट बिलीव हिम। तो न्यू लिबरलिज्म जो है वो किस में बिलीव नहीं करती, डी रेगुलेशंस में, डी ब्यूरोक्रेटाइजेशंस में, डिस इन्वेस्टमेंट या स्टेटाइजेशन में। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा फोर्थ नंबर ऑप्शन स्टेटिजेशन में। तो जो न्यू लिबरलिज्म पॉलिसी है वो अपोज करती है स्टेटाइजेशंस का, जिस जो एक्सप्लेन करता है, रेफर करता है एक्सपेंशन ऑफ द स्टेट कंट्रोल को, बात करता है इकोनॉमिक और सोशल लाइफ में। जबकि जो न्यू लिबरलिज्म की फिलॉसफी है वो इम्फेसिस करती है रिड्यूसिंग द गवर्नमेंट इंटरवेंशन, गवर्नमेंट के इंटरवेंशन को रिड्यूस करने की बात करती है, साथ साथ प्रमोट करने की बात करती है मार्केट ड्रिवन जो पॉलिसीज हैं जैसे डी रेगुलेशंस, डी ब्यूरोक्रेटाइजेशंस और डिस इन्वेस्टमेंट्स की पॉलिसी को सपोर्ट करती है न्यू लिबरलिज्म की जो फिलॉसफी है वो। न्यू लिबरलिज्म जो है एडवोकेट करता है प्राइवेटाइजेशंस का ऑफ द स्टेट ओन इंटरप्राइजेस, जिसको जो स्टेट ओन इंटरप्राइजेस है उनका प्राइवेटाइजेशंस किया जाना चाहिए। साथ साथ ये फोकस करती है कि मिनिमल स्टेट इंटरफेरेंस होना चाहिए, और जो कंपटीशंस है उसको फोस्टरिंग करना चाहिए, उसको बढ़ावा देना चाहिए। इनका जो बिलीव है न्यू लिबरलिज्म के थिंकर्स का, ये फ्री मार्केट ऑफ प्राइवेट इंटरप्राइजेस को ज़्यादा इफिशियंट मानते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट के लिए, ना कि स्टेट कंट्रोल मशीनरी को। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिस्क्राइब पॉलिटिकल थ्योरी एज द सिस्टमेटिक थिंकिंग अबाउट द पर्पज ऑफ गवर्नमेंट। तो इनमें से किस थिंकर्स का मानना है कि जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो सिस्टमेटिक थिंकिंग है पर्पज ऑफ द गवर्नमेंट्स के लिए। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 लीकॉक। तो जो स्टीफन लिकॉक है ये डिस्क्राइब करते हैं पॉलिटिकल थ्योरी को एज ए सिस्टमेटिक थिंकिंग अबाउट द पर्पज ऑफ गवर्नमेंट। ये इनकी जो डिफिनीशन है ये रिफ्लेक्ट करती है और ऑर्गेनाइज एनालिसिस देती है जो गवर्नमेंट का फंक्शंस है, अथॉरिटी है, उसकी ऑब्जेक्टिव है। इनका मानना है जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो फंडामेंटल क्वेश्चंस जो अबाउट गवर्नेंस होता है उससे डील करती है, उसको एक्सप्लोर करती है, उसके गोल्स के बारे में बात करती है, साथ ही साथ इसका जो प्रिंसिपल्स होते हैं जिनके द्वारा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को गाइड किया जाता है उसकी बात करती है पॉलिटिकल थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड थ्योरी डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड थ्योरिया मीन्स। तो जो वर्ड थ्योरी है वो ग्रीक वर्ड थ्योरिया से डिराइव हुआ है, आपको उसका मीन्स बताना है क्या होगा, उसका मीनिंग क्या होगा। ए वेल ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल सिस्टम, ए वेल फोकस मेंटल लुक, ए वेल आर्टिकुलेटेड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर या ए सिस्टम ऑफ फिजिकल अरेंजमेंट। तो यहाँ पर जो थ्योरिया है उसका मतलब होता है ए वेल फोकस्ड मेंटल लुक। तो थ्योरी जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड थ्योरिया से डिराइव हुआ है जिसका मतलब होता है कंटेम्पलेशंस, स्पेकुलेशंस या फोकस्ड मेंटल लुक एट अ सब्जेक्ट। एशियंट ग्रीक में जो थ्योरिया है वो किसी भी एक्ट ऑफ ऑब्जर्विंग को दिखाता था, यानी किसी चीज को ध्यान से देखना, उसको अंडरस्टैंड करना, तो उस फिलॉसफी को दिखाता था, तो उसी से वर्ड निकला है थ्योरिया। तो इसका मतलब होता है फोकस मेंटल लुक एट सब्जेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु एमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। तो यहाँ पर आपको बताना है इनमें से कौन से थिंकर हैं जो पॉलिटिकल थ्योरी से जो तो एसोसिएट नहीं है। पीटर लेस्लेट, डेविड ईस्टन, जीन ब्लोंडेन या
अल्फ्रेड कोबेन। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। और जीन ब्लोंडेन जो है ये एसोसिएट नहीं करते डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी से, बल्कि ये जाने जाते हैं अपने कंट्रीब्यूशन ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में और इंपीरिकल पॉलिटिकल एनालिसिस के लिए जाने जाते हैं। वहीं पर जो अदर थिंकर्स हैं, पीटर लेस्लेट, डेविड ईस्टन, अल्फ्रेड कोमन, ये सभी डिस्कस करते हैं जो डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी हुआ है, जिसमें ट्रेडिशनल नॉर्मेटिव जो अप्रोच रहता है पॉलिटिकल थ्योरी का, उसका डिक्लाइन के बारे में बात करते हैं। ये कहते हैं कि मिड 20th सेंचुरी से जो पॉलिटिकल थ्योरी का विषय रहा है उसका शिफ्ट जो है तो टुवर्ड्स हो गया है इंपीरिकल, साइंटिफिक और बिहेवियरल अप्रोच अपना लिया गया है पॉलिटिकल थ्योरी को एनालिसिस करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who among the following said we cannot set our values in a way we remove our quote? तो इनमें से कौन से थिंकर ऐसा कहते हैं कि हम जो है तो अपने वैल्यूज जो है यानी पॉलिटिकल सिस्टम के एनालिसिस के लिए जो वैल्यूज नॉर्मेटिव अप्रोच है उसको हम लोग छोड़ नहीं सकते, जिस प्रकार हम लोग अपना कोट उतार के छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर ये जो व्यू है ये किसका दिया गया है? तो ये व्यू दिया गया है लियो स्ट्रॉस के द्वारा। तो लियो स्ट्रॉस प्रोमिनेंट पॉलिटिकल फिलोसफर हैं। ये आर्ग्यू करते हैं वी कैन नॉट सेट आवर वैल्यूज इन द सेम वे वी रिमूव आवर कोट्स, जो इम्फेसिस करता है कि जो नेचर ऑफ वैल्यूज है वो अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिक्स में उसको वो एक इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। तो नॉर्मेटिव जो व्यू रहता है पॉलिटिकल थ्योरी का, पॉलिटिकल एनालिसिस का, उस पर ये इम्फेसिस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who among the following characterized early liberalism as a possessive individualism? तो इनमें से कौन जो है तो लिबरलिज्म को, अर्ली जो लिबरलिज्म था उसको पजेसिव इंडिविजुअलिज्म के रूप में बताते हैं? तो सीवी मैकफर्सन्स बताते हैं, ठीक ना। सीवी मैकफर्सन्स कैटेगराइज करते हैं जो अर्ली लिबरलिज्म था उसको पजेसिव इंडिविजुअल्स के रूप में बात करते हैं। उनका मैकफर्सन जो है वो आर्ग्यू करते हैं कि अर्ली जो लिबरल थिंकर्स थे जिनमें जैसे जॉन लॉक हो गए, ये पजेशंस की बात करते थे, ये कंट्रोल ओवर द प्रॉपर्टी की बात करते थे, तो रिसोर्सेस की बात करते थे। तो इस प्रकार जो पजेसिव इंडिविजुअलिज्म का कॉन्सेप्ट है ये सीबी मैकफर्सन्स के द्वारा दिया गया है अर्ली लिबरलिज्म के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग थिंकर हैज डिस्क्राइब डेमोक्रेटिक मेथड as an institutional arrangement for arriving at a political decision in which individual acquire the power to decide by means of competitive struggle for a people's vote? तो इनमें से कौन से थिंकर हैं जो डेमोक्रेटिक मेथड्स को बताते हैं कि डेमोक्रेटिक मेथड एक प्रकार का इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट है पॉलिटिकल डिसीजंस में आने के लिए, जिसमें एक जो इंडिविजुअल्स है वो पावर एक्वायर करता है उस डिसीजन को लेने के लिए, उस डिसीजन को लेने के लिए बाय द कॉम्पिटिटिव स्ट्रगल, पीपल्स के वोट को प्राप्त करता है, कंपटीशन करता है, तब जाके उसके पास ये पावर आती है कि वो पॉलिटिकल जो डिसीजंस है वो ले सके। तो ये किसके द्वारा कहा गया है? ये जोसेफ शुंगपीटर के द्वारा कहा गया है। तो a thinker who described democratic method as institutional arrangement for arriving at a political decision in which individual acquire power to decide by means of competitive struggle फॉर द पीपल्स वोट। तो पीपल्स वोट के द्वारा उसके पास पावर आती है कि वो डिसाइड कर सके, जो पॉलिटिकल डिसीजन है उसको ले सके। ये जोसेफ शुंगपीटर के द्वारा कहा जाता है। और ये जो डिफिनीशंस दी जाती है डेमोक्रेटिक मेथड की, ये अपनी बुक, उनकी बुक कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और डेमोक्रेसी में दी जाती है, जिसमें वो रियलिस्ट व्यू ऑफ डेमोक्रेसी के रखते हैं, जिसमें जो लीडरशिप होती है वो कंपटीशंस करती है उस पावर में आने के लिए, डेमोक्रेटिक सिस्टम में आने के लिए। साथ ही साथ जोसेफ शुम्पीटर की जो पुस्तक है कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, डेमोक्रेसी, ये 1949 में 42 में पब्लिश होती है, तो ईयर भी याद रखिएगा। ये डायनामिक जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है उसको एक्सप्लोर करती है, साथ साथ ये नेचर ऑफ द सोशलिज्म को बताती है और रिलेशनशिप की बात करती है इकोनॉमिक सिस्टम और डेमोक्रेसी के बीच। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस करते हैं इस पुस्तक में, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शंस की। तो याद रखिएगा क्रिएटिव जो डिस्ट्रक्शंस का कॉन्सेप्ट है ये जोसेफ शुम्पीटर के द्वारा दिया गया है। इसमें वो बताते हैं कि जो भी इनोवेशंस होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली जो है तो डिसरप्ट करते हैं जो एग्जिस्टिंग मार्केट स्ट्रक्चर है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग थिंकर रिकमेंड सोशलिस्ट प्लूरलिज्म बाय विच ही मीन्स डेमोक्रेटाइजिंग द स्टेट? तो इनमें से कौन से थिंकर हैं जो सोशलिस्ट प्लूरलिज्म की बात करते हैं बाय द मीन्स ऑफ जिसके द्वारा वो डेमोक्रेटाइज करना चाहते हैं स्टेट को? ये पॉलरेंट्स जो हैं वो बात करते हैं सोशलिस्ट प्लूरलिज्म की।
ये बात करती है, ये एक मार्क्सिस्ट पॉलिटिकल थ्योरिस्ट है, ये एडवोकेट करते हैं सोशलिस्ट प्लूरलिज्म की, जिसमें ये बात करते हैं कि इसके द्वारा डेमोक्रेटाइज किया जाएगा स्टेट को। उनका मानना है कि वो बिलीव करते हैं जो कैपिटलिस्ट स्टेट है इसको सोशलिस्ट स्टेट में बदल जाना दिया जाना चाहिए डेमोक्रेटिक मीन्स के द्वारा। साथ ही साथ इसमें इंपॉर्टेंस देते हैं वो सोशल मूवमेंट्स को, साथ ही साथ अलायंस ऑफ द एमंग द डिफरेंट जो क्लासेस हैं उनके बीच अलायंस की बात ये करते हैं इस कॉन्सेप्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आंसर्स इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द नियो लिबरलिज्म। तो यहाँ पर नियो लिबरलिज्म के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना है। नियो लिबरल विजन्स लार्जली इन्वॉल्व ड्यूरिंग द गवर्नमेंट ऑफ द रोनाल्ड रीगन एंड मार्गरेट थेचर। तो जो नियो लिबरल का विजन है वो रोनाल्ड रीगन और मार्गरेट थेचर की जो गवर्नमेंट थी उसके समय पर ज़्यादा इवॉल्व हुआ था, तो ये बात सही है। इट अटैक द कीसियन नोशंस ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। तो कीसियन जो नोशंस ऑफ इकोनॉमिक इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर था उस पर अटैक करता है, ये भी बात सही है। इट इमर्ज एज द टोटल निगेशंस ऑफ लेसेस फियरे इकोनॉमिक्स। तो ये लेसेस फियरे इकोनॉमी को निगेशन नहीं करता, निगेट नहीं करता, बल्कि इसको वो सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। इट एम्फेसिस ऑन फ्री मार्केट एंड लिबरल रिफॉर्म्स। तो न्यू लिबरलिज्म जो है तो फ्री मार्केट और लिबरल रिफॉर्म्स की बात करता है, ये भी सही है आपका। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया था, तो आपका थर्ड नंबर जो ऑप्शन है यहाँ पर वो करेक्ट होना चाहिए था। ठीक ठीक, करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आंसर इज करेक्ट रिगार्डिंग द पोस्ट मार्क्सिज्म। तो यहाँ पर आपको बताना है पोस्ट मार्क्सिज्म के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। द वर्किंग क्लास हैज नॉट इवॉल्व इनटू अ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट। तो जो पोस्ट मार्क्सिज्म है वो बिलीव करता है कि जो वर्किंग क्लास होता है वो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स में इवॉल्व नहीं होगा, सही है। इकोनॉमिक क्लास इंटरेस्ट आर रिलेटिवली ऑटोनॉमस फ्रॉम आइडियोलॉजी एंड पॉलिटिक्स। तो जो इकोनॉमिक क्लास होंगे उनके इंटरेस्ट जो है तो आइडियोलॉजी और पॉलिटिक्स से के टर्म में ऑटोनॉमस होंगे, ये भी बात सही है। और वर्किंग क्लास होल्ड नो बेसिक पोजीशन विद इन सोशलिज्म। जो वर्किंग क्लास है वो कोई बेसिक पोजीशंस को नहीं होल्ड करेगा, ये बात, ये तीनों यहाँ पर स्टेटमेंट पोस्ट मार्क्सिज्म के बारे में सही है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है who among the following said that the political theory contains factor of the three kinds, the factual, the causal and the valuation। तो ये किसका कथन है, ये प्रोफेसर जीएस सेवायंस का मानना है, ठीक ना, वही कहते हैं। तो जीएस सेवायंस एक प्रोमिनेंट पॉलिटिकल थ्योरिस्ट रहे हैं। ये कहते हैं कि जो पॉलिटिकल थ्योरी होती है उसमें तीन क्रिटिकल फैक्टर्स होते हैं। पहला है फैक्चुअल्स जो डील करता है ऑब्जर्वेबल जो रियलिटीज होती हैं उनसे। दूसरा है कॉजल जो एक्सप्लेन करता है रिलेशनशिप और प्रोसेस को। और तीसरा है वैल्यूनेशंस जो बात करता है कंसर्निंग नॉर्मेटिव जो जजमेंट और वैल्यूज होती हैं उनकी बात करता है। तो इस प्रकार जो जीवी सेवाएं हैं वो हाईलाइट करते हैं इंपीरिकल डाटा, लॉजिकल रीजनिंग और इथिकल जो कंसिडरेशन होते हैं पॉलिटिकल थ्योरी के स्टडी में, इनके प्रयोग पर, इनके उपयोग पर, ठीक ना। साथ ही साथ जीएन सेवायंस की जो बुक है इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, द हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी इनकी मेन बुक है। इसके अलावा जो लियो स्ट्रॉस थे वो इम्फेसिस करते हैं नॉर्मेटिव डायमेंशंस ऑफ द पॉलिटिकल थ्योरी और ये क्रिटिक करते हैं पॉजिटिविज्म के, ठीक ना। सेवाइन कैटेगराइज करते हैं, कैटेगराइजेशन इंटीग्रेट होता है डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लानेटरी और नॉर्मेटिव जो एस्पेक्ट होता है पॉलिटिकल थॉट के, उन तीनों का इंटीग्रेशंस देखा जाता है उनके कैटेगराइजेशंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है chronologically arrange the following books in order of its publications year। तो यहाँ पर आपको कुछ बुक्स दी गई हैं, आपको उनके publications year के आधार पे आपको chronological order में लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले आती है टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, फिर उसकी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी आती है, फिर एशियन लिबर्टी एजिया वाली की आती है, और लिबर्टी ऑफ फ्रीडम 2022 में आती है, अभी लेटेस्ट बुक है, ठीक है। तो यहाँ पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का करेक्ट एक देख लेते हैं एक्सप्लेनेशंस। द टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी जो है वो पब्लिश होती है 1958 में इजिया बर्लिन के द्वारा। द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ लिबर्टी जो बुक है ये पब्लिश होती है 1960 में बाय फ्रेडरिक हैयक के द्वारा।
फोर एशियन जो लिबर्टी है ये पब्लिश होती है बुक 1969 में, ये भी एशिया वर्लिन के द्वारा ही लिखी जाती है। और लिबर्टी आफ्टर फ्रीडम, अ हिस्ट्री ऑफ आर्टिकल 21, ड्यू प्रोसेस एंड द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया, ये जो बुक है पब्लिश होती है 2022 में बाय रोहन जे अल्वा के द्वारा। तो ये सभी बुक का पब्लिकेशन ईयर याद रखिएगा, ये हाँ पूछी जाती है अक्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, यहाँ पर आपको दो लिस्ट दी हुई है, एक लिस्ट का नाम है एक लिस्ट में आपको बुक और कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, और जो लिस्ट सेकंड है उसमें थिंकर्स के बारे में दिया है, तो आपको इनको करेक्टली मैच कराना है। पहला इथिक्स ऑफ केयर, ये बुक लिखी जाती है कैरोल गिल्गिन के द्वारा। सेक्सुअल पॉलिटिक्स, ये बुक केट मिलेट्स के द्वारा लिखी जाती है। पावर ऑफ हॉरर्स, ये बुक लिखी जाती है जूलिया क्रिस्टेवा के द्वारा। और इरेक्टर फेमाइन, ये जो टर्म है इंट्रोड्यूस किया जाता है हेलने सिकॉक्स के द्वारा। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी का फर्स्ट, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, यानी थर्ड नंबर आपका ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, सी का थर्ड और डी का फोर। तो इथिक्स ऑफ केयर, ये जो है ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जाता है इन डिफरेंट वॉइस, जो बुक है उसमें। सेक्सुअल पॉलिटिक्स जो बुक है केट मिलेट के द्वारा लिखी जाती है। पावर ऑफ हॉरर जो बुक है ये जूलिया क्रिस्टेवा के द्वारा लिखी जाती है। और जो इरेक्टिक फेमाइन का ये कॉन्सेप्ट है यानी फेमाइन राइटिंग, ये डेवलप किया जाता है फ्रेंच फेमिनिस्ट थ्योरिस्ट हेलेन सिकॉक्स के द्वारा अपनी बुक द लॉ ऑफ मेडिसुआ में, जो पब्लिश होती है 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग हैज यूज्ड द टर्म इंटरनल restrictions and external restrictions in the discourse of multiculturalism। तो मल्टीकल्चरिज्म के पर्सपेक्टिव में कौन जो है तो इंटरनल रिस्ट्रिक्शन और एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शंस की बात करता है, तो ये विल किमिल्खा जो है तो बात करते हैं, ठीक ना। विल किमिल्खा यूज करते हैं टर्म इंटरनल रिस्ट्रिक्शंस और एक्सटर्नल प्रोटेक्शन इन डिस्कोर्स ऑन मल्टीकल्चरिज्म। इंटरनल रिस्ट्रिक्शंस जो टर्म है वो रेफर करता है कंस्ट्रेंट जो किसी माइनॉरिटीज ग्रुप के अंदर अपने ट्रेडिशंस को मेंटेन करने के लिए इम्पोज किया जाता है, ताकि उनकी जो ट्रेडिशंस है वो प्रिजर्व रहें, और उसी के अंदर जो इंडिविजुअल्स की फ्रीडम है उसको भी उसमें भी फ्रीडम में भी लिमिट लगाया जाता है। एक्सटर्नल जो प्रोटेक्शन है वो सेफगार्ड करता है एक माइनॉरिटी ग्रुप को एक्सटर्नल जो डोमिनेंट मेजॉरिटी सोसाइटी है उससे उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इस टर्म को यूज किया जाता है एक्सटर्नल प्रोटेक्शंस को। तो इस प्रकार किमिल्खा जो है किमिल्खा मल्टीकल्चरल के सिद्धांत में इंटरनल रिस्ट्रिक्शंस और एक्सटर्नल प्रोटेक्शंस की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू इन इकोलॉजिकल अप्रोच। तो यहाँ पर कुछ टर्म दिए गए हैं, उनको आपको बताना है इकोलॉजिकल अप्रोच के रिस्पेक्ट में कौन कौन से टर्म या स्टेटमेंट ट्रू है। द टर्म इकोलॉजी हैज ग्रीक रूट्स, तो इकोलॉजी का जो टर्म है वो ग्रीक रूट्स में है, करेक्ट है। अर्नेस्ट हैकल क्वाइन द टर्म इकोलॉजी, तो टर्म इकोलॉजी को क्वाइन किसके द्वारा किया गया था, अर्नेस्ट हैकल के द्वारा, ये भी सही है। एंड्रू डॉब्सन्स मेक डिस्टिंक्शन बिटवीन इन्वायरमेंटलिज्म एंड इकोलॉजिकलिज्म, तो इन्वायरमेंटलिज्म और इकोलॉजिकल के बीच जो डिस्टिंक्शंस बताया जाता है वो एंड्रू डॉब्सन्स के द्वारा बताया जाता है, ये भी सही है। ग्रीन आइडियोलॉजी डिबेट इन द 20th सेंचुरी डिबेट, तो 20th सेंचुरी का डिबेट नहीं है, 16th सेंचुरी का डिबेट नहीं है, बल्कि ये 20th सेंचुरी का डिबेट है। तो ग्रीन आइडियोलॉजी जो डिबेट है वो 16th सेंचुरी का डिबेट नहीं है। तो यहाँ पर डी स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है, बाकी ए बी सी तीनों आपके करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 ए बी सी ओनली। तो इकोलॉजी जो टर्म है ये ओरिजिनेट होता है ग्रीक वर्ड ओकियोस से, उसी प्रकार अर्नेस्ट हाकल जो है तो क्वाइन करते हैं इस टर्म को, ठीक। एंड्रू डेप्सन्स जो है तो डिफ्रेंशिएट करते हैं इन्वायरमेंटलिज्म और इकोलॉजिज्म के बीच। और ग्रीन आइडियोलॉजी जो डिबेट है ये शुरू होती है इमर्ज होती है 20th सेंचुरी में, ना कि 16th सेंचुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। तो यहाँ पर आपको कुछ बुक दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन करेक्टली मैच है। तो सेक्सुअल पॉलिटिक्स केट मिलेट के द्वारा लिखी जाती है, करेक्ट है। सेकंड साइमन डी व्यूअर के द्वारा लिखी जाती है, ना कि सैमुअल फेरिस्टोन के द्वारा नहीं लिखी जाती, ये गलत है। द फेमेन मिस्टिक्स ये बेटी फ्रीडन्स के द्वारा लिखी जाती है, ये करेक्ट है। द डायलेक्ट ऑफ सेक्स जो पुस्तक है निकोलसन के द्वारा नहीं लिखी जाती, बल्कि
शुलेमेथ फेरिस्टियंस के द्वारा लिखी जाती है, ठीक ना। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, केवल ए और सी जो है तो करेक्टली मैच है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड यानी ए और सी ओनली आपका होगा, ठीक ना। थर्ड नंबर आपका ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। केट मिलेट ऑथर है सेक्सुअल पॉलिटिक्स की, ये बुक लिखी जाती है 1917, तो ईयर भी याद रखिएगा। सेक्सुअल पॉलिटिक्स बुक कब लिखी जाती है, 1970 में। बेट्टी फ्रेडन लिखती हैं द फेमाइन मिस्टीक, 1963 में ये बुक लिखी जाती है। उसी प्रकार द सेकंड सेक्स जो बुक है ये साइमन डी ब्यूआर के द्वारा लिखी जाती है। और डायलेक्ट ऑफ द सेक्स जो 1917 में पब्लिश होती है, 1917 में पब्लिश होती है, जो लिखी जाती है शुलमेथ फेरस्टोन के द्वारा, ठीक। तो धन्यवाद दोस्तों, ये था हमारा मोस्ट एक्सपेक्टेड 25 एमसी का क्यू का वीडियो सीरीज का पहला पार्ट, जिसमें हमने पॉलिटिकल थ्योरी से एमसीक्यूज किए हैं 25। यह वीडियो आपको कैसा लगा है अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो इस तरह की वीडियोज हैं वो आपको मिलती रहे। धन्यवाद, थैंक यू।